हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केसीसी सिविल कंस्ट्रक्शन पर। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो या एक साइट सुपरवाइज़र हो, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछ ले जाते हैं यहाँ से प्रश्न। और यदि आप इंटरव्यू देने जाते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो वहाँ भी आपसे डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, हाइट ऑफ पैरापेट वाल कितना होता है। हाइट ऑफ पैरापेट वाल शुड बी 1 मीटर। कितना मीटर? 1 मीटर होता है। पैरापेट वाल की बात करें तो पैरापेट वाल जो होता है, आप छत पे जो बाउंड्री करवाते हैं हम उसको पैरापेट वाल बोल देते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, थिकनेस ऑफ डीपीसी। डीपीसी का मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स होता है। इसकी थिकनेस पूछेगा आप सभी से, तो क्या बताना है? 2.5 सेंटीमीटर। एमएम में पूछेगा 25 mm और इंच में पूछेगा तो 1 इंच। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होना चाहिए। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग की बात करें हम, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, ये स्टैंडर्ड हाइट होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइट होता है। ठीक है। 3.15 मीटर होता है। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, हाइट ऑफ विंडो। तो विंडो की हाइट हमें क्या रखनी चाहिए? तो वो क्या है? 2.1 मीटर हमें विंडो की हाइट रखनी चाहिए। ठीक है। आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है? 1 बैग ऑफ सीमेंट। 1 बैग ऑफ सीमेंट में क्या होता है? कितने क्यूबिक फीट होता है? तो 1.25 क्यूबिक फीट होता है। अगर हम बात करें एमक्यू की बात करें तो 0.0347 एमक्यू होता है एक बैग सीमेंट में। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली आप सभी के एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट पूछेगा, तो यह आप सभी को पता ही है 50 kg होता है। 7 की बात करेंगे, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब की बात करेंगे। जो मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब कितना होना चाहिए? तो 125 से कम नहीं होना चाहिए अपना मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 MQ। तो आपके 1 MQ में कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग आप यूज़ करोगे? तो इसमें 28.8 बैग्स आपका 1 MQ सीमेंट में आएगा। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो लिंटर थिकनेस आपका क्या होना चाहिए? तो 15 सेंटीमीटर या आपका 150 mm मिनिमम होना चाहिए लिंटल का। जो लिंटल आप सभी को पता है, दरवाजे चौखट के ऊपर जो हम यूज करते हैं उसको हम लिंटल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लिंटल इज प्रोवाइडेड एट 2.4 मीटर इन केस ऑफ ब्रिक वॉल। कहीं भी आप सभी ब्रिक वॉल करवाते हो तो उसका 2.4 मीटर पे लिंटर आपको प्रोवाइड करना ही होता है। ठीक है। 2.4 मीटर मतलब 8 फीट पे आपको करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आप सभी से पूछा गया है, मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज इन स्लैब। जो मिनिमम डायमीटर का बार है वो हम स्लैब में कितना यूज कर सकते हो? तो ये है आपका 8 mm। 8 mm का सरिया मिनिमम आपके स्लैब छत बनवाते हो तो उसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इससे कम नहीं यूज़ कर सकते हो। 12वें नंबर पॉइंट पे देख लीजिए, मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन कॉलम। अगर हम बात करेंगे कॉलम मेंबर में, तो कॉलम में आपको कितना यूज़ करना है? 12 mm सरिया से कम का डाय का बार यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है 13 नंबर, मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इन डबल बार्स। तो आपको इसमें भी 12 mm से कम का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है 14 नंबर पॉइंट है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार इन स्लैब। तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार इन स्लैब में कितना यूज़ करेगा? 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। सपोज दैट आपका थिकनेस स्लैब का थिकनेस कितना है? 400। तो आपका इसका कितना यूज़ करना है? 1/8। ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा आपका? 50, यानी कि 50 mm आपका मैक्सिमम होगा बार, आप स्लैब में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग। आपको पता है जो चेयर होता है, जो दो बार होते हैं उसमें एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखता है। ठीक है। टॉप और बॉटम लेयर में। ठीक है। तो एक का जो चेयर की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। 60 नंबर पॉइंट है, नेक्स्ट पूछा गया है डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ क्यूब। तो ये क्या है? ±2 mm। तो डायमेंशनल टॉलरेंस क्या होता है? क्यूब जो होता है, क्यूब का जो होता है डायमेंशन में हम कितना एरर सह सकते हैं? ±2 mm से ज़्यादा नहीं सह सकते। ठीक है। अगर हम बात करेंगे 70 नंबर पॉइंट में, तो मैक्सिमम वाटर
एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होता है वो मैक्सिमम वाटर कितना एब्जॉर्ब करता है, तो ये 15 से 20 के बीच में होता है, तो आप 15 यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो सीमेंट का होता है वो होता है 30 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, क्या होता है, ये 10 आवर्स होता है, और इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो 600 यहाँ पे मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फुल फॉर्म ऑफ ओपीसी। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली आप सभी के इंटरव्यू क्लास में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लास नहीं छोड़नी है, आप सभी को शुरू से लेकर एंड तक देखना ही है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर पॉइंट पर डीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आप सभी से पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में या आपके उसमें, तो ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है डीपीआर का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, यूनिट वेट पूछा गया आप सभी का। आरसीसी का क्या होता है यूनिट वेट, तो ये है 25 किलो न्यूटन पर एमक्यू। आपको इसको किलो को न्यूटन में चेंज कर लो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2500 न्यूटन पर एमक्यू क्या होता है आपका। आरसीसी का क्या होता है यूनिट वेट या डेंसिटी बोल सकते हो, ठीक है। पीसीसी मेंबर के क्या होता है 2400 न्यूटन पर एमक्यू होता है। स्टील की बात करोगे तो 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और सीमेंट का 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है एक गैलन में 23 नंबर पॉइंट देख लीजिए, एक गैलन में कितना लीटर्स होता है, तो 3.78 लीटर होता है आपका एक गैलन में, ठीक है। आगे चलेंगे अब अगले वाले पॉइंट में देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितने होते हैं, तो देख सकते हो फॉर स्क्वायर कॉलम में कितना 4 नंबर ऑफ बार यूज कर सकते हो। ये हो गया आपका स्क्वायर कॉलम, इसमें मिनिमम कितना यूज कर सकते हो 4 बार। अगर हम बात करेंगे सर्कुलर का, सर्कुलर में कितने मिनिमम 6 बार आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर पॉइंट, एक यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 26 नंबर पॉइंट, वेट ऑफ स्टील कैसे हम निकालते हैं, तो ये डाई का स्क्वायर अपॉन 162.2 होता है किलोग्राम पर मीटर। तो डाया जैसे सपोज डेट आपका 8 mm का डाया है तो 8 का स्क्वायर कर देना, 8 × 8 डिवाइडेड बाई 162.2, ठीक है। तो आपका ये हो गया यूनिट वेट निकल जाएगा पर मीटर में, ठीक है, पर मीटर का निकल के आ जाएगा, ठीक है। वेट ऑफ स्टील निकालने के लिए देख सकते हैं, अब फीट में निकालना है तो डी स्क्वायर डाया का स्क्वायर बाई 533 किलोग्राम पर फीट, ये आपका पर फीट में निकल के आ जाएगा अगर फीट में निकालना चाह रहे हो तो, ठीक है। स्टैंडर्ड डाया बार कितना होता है 12 मीटर का होता है, ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे 27। तो स्लोप ऑफ स्टेयरकेस क्या होता है, स्लोप ऑफ स्टेयरकेस जो आपका होता है 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा करते हो तो क्या होगा आपका राइजर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि चढ़ने में कठिनाई होगी, मतलब जल्दी थक जाओगे अगर आप चढ़ोगे तो, ठीक है। तो आपको पता है जीने में क्या होता है राइजर होता है, राइजर और ट्रेड होता है, तो इस तरह से होता है। जो इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल जो है नीचे ये वाला एंगल, ये कितना होना चाहिए 25 से 40 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। हम 28 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइज ऑफ कंक्रीट टेंसाइल क्यूब की बात करेंगे। तो साइज ऑफ क्यूब क्या होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm होता है। ये सब डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, या किस में पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, कंक्रीट क्यूब इज फिल्ड विथ 3 लेयर। जो आपका कंक्रीट क्यूब जो टेस्ट करते हैं उसको कितने लेयर में हम इसको फिल करते हैं 3 लेयर में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्लम्प टेस्ट, आपने पढ़ा है स्लम्प कोन टेस्ट जो होता है, उसमें अगर हम बात करेंगे कितने लेयर में फिल करते हैं स्लम्प को, तो वो आपका कितने लेयर में करते हैं, उसको हम 4 लेयर में उसको फिलअप करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन में 31, सीमेंट शुड बी यूज विद इन 3 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सीमेंट का एक्सपायरी डेट आप सभी से पूछा है यहाँ पे, तो कितना 3 मंथ होना चाहिए डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से। 32 नंबर पे मिनिमम थिकनेस ऑफ शियर वाल पूछेगा, तो मिनिमम थिकनेस ऑफ शियर वाल कितना होना चाहिए 150 mm होना चाहिए। मैक्सिमम पूछेगा तो आपको 400 mm जवाब देना है, ठीक है। 33 नंबर देख लीजिए, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएल जिसको बोलते हैं, यूटीएम बोलते हैं, इज यूज फॉर कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट एंड टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्टील रेंफोर्समेंट। तो आपको यूटीएम के बारे में यहाँ बताया गया है, तो यूटीएम को फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 34 की बात करेंगे। तो 34 में आपका मिनिमम
क्यूरिंग पीरियड की बात कर रहा है यहाँ पे। तो क्यूरिंग आप सभी को पता है, किसी भी हम आरसीसी मेंबर की क्यूरिंग करते हैं ताकि वो अपने प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन कर पाए, ठीक है। तो पहले नंबर पॉइंट पे है 7 डेज किसके लिए है, तो नॉर्मल वेदर कंडीशन में आप क्या करोगे, 7 डेज 7 दिन क्यूरिंग करोगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे है 10 डेज, यानी कि ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशन जब ज़्यादा हो, ज़्यादा गर्मी का मौसम हो, उसमें हम 10 दिन क्यूरिंग कर सकते हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम। तो आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम कितने यूज़ करना है, 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। सपोज ये कॉलम का एरिया है, इसका कितना यूज़ करना है, 0.8% ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। अगर मैक्सिमम पूछेगा आप सभी से तो 6% यूज़ करना है ग्रॉस एरिया का, कॉलम के ग्रॉस एरिया का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो जो नॉमिनल कवर होता है, मतलब कवरिंग कितना कितना प्रोवाइड करना है अलग अलग मेंबर के लिए। तो फुटिंग के लिए अगर हम बात करेंगे तो 50 mm का कवर हम प्रोवाइड करते हैं। कॉलम के लिए बात करेंगे तो 40 mm या 1.5 इंच भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। स्लैब के लिए 20 mm, बीम के लिए हम यूज़ करते हैं 25 mm और स्टेयर के लिए हम 15 mm का कवर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से कंपास की लिस्ट काउंट पूछा गया है। लिस्ट काउंट तो कंपास की 30 मिनट होता है। अगर हम बात करेंगे डंपी लेवल की तो यहाँ 5 mm होता है। ऑटो लेवल का पूछेगा लिस्ट काउंट तो ये भी 5 mm होता है। डंपी लेवल और ऑटो लेवल दोनों का क्या होता है, 5 mm होता है। थेडोलाइट का पूछेगा तो यहाँ पे 20 सेकंड होता है। ये भी ध्यान रखना है, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे हम 38 नंबर, एयरवर्ड्स लेफ्ट इन कंक्रीट इज कॉल्ड, क्या करते हैं, हनी कम्बिंग। यानी से आपसे पूछा गया है, पूछ लेगा डायरेक्टली कि हनी कम्बिंग क्या होता है। तो जो एयरवर्ड्स होता है जो कंक्रीट के अंदर रह जाता है कास्टिंग करते समय, उसे हम हनी कम्बिंग बोलते हैं, ठीक है। टोटल मेंबर का टोटल स्ट्रक्चर कितना परसेंटेज अलाउ होता है, तो 5% हनी कम्बिंग अलाउ होता है, ठीक है। 39 नंबर की बात करेंगे तो ट्रांसफर रेंफोर्समेंट ऑफ कॉलम इज कॉल्ड टाइज, यानी कि टाइज के बारे में पूछा है। तो टाइज क्या होता है, तो पूछेगा तो जो अपना वर्टिकल मेंबर होता है कॉलम, उसमें जो ट्रांसफर्स रेंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं उसे हम टाइज बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी यहाँ फिगर में देख सकते हो, ठीक है। 40 नंबर हम बात करेंगे द ट्रांसफर रेंफोर्समेंट ऑफ बीम आर कॉल्ड स्टीरअप्स। तो स्टीरअप्स किसको बोलते हैं, जो बीम के अंदर हम यूज करते हैं। ये ट्रांसवर्स रेंफोर्समेंट इसको हम बोल देते हैं क्या, स्टीरअप्स। तो ये आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें क्लियर होती जा रही होगी। नेक्स्ट 40 नंबर को 1 क्वेश्चन में देख लीजिए, टीएमटी क्या होता है। तो टीएमटी का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, इसको बोलते हैं, ठीक है। टीएमएक्स का फुल फॉर्म होता है थर्मैक्स पावर्ड बार्स, ठीक है। एचडी का मतलब होता है सुपर डक्टाइल बार्स होता है। एचवाईएसडी का मतलब है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बाल होता है। इसमें 2 कैटेगरी आते हैं, FE415 और FE500, ठीक है। सीटीडी का मतलब होता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बाल होता है, ठीक है। और 42 की बात करेंगे, 42 क्वेश्चन नंबर में देख लीजिए, राइज़र की बात कर रहे हैं, मतलब मिनिमम राइज़र कितना होना चाहिए जो स्टैंडर्ड होता है, यानी कि ये 150 से 200 के बीच, 200 mm के बीच में होना चाहिए। अगर हम ट्रेड की बात करेंगे तो ये 250 से 300 mm के बीच में। तो राइज़र आप सभी को पता है, ये चीज़ राइज़र है और ये जो है आपका ये ट्रेड है, ठीक है। तो यही आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। 43 क्वेश्चन के नंबर बात करोगे तो यहाँ क्या पूछा गया है, मिनिमम हुक लेंथ पूछा गया है। तो 9D आपको यूज़ करना है। मिनिमम हुक लेंथ आप सभी को पता है क्या होता है, ये जो हमारा रिंग या टाइस होता है, इसमें जो हम ये हुक मोड़ते हैं 135 डिग्री एंगल पर मोड़ते हैं, और इसी का हुक लेंथ कितना होना चाहिए, तो ये 9D होना चाहिए। डी मतलब डाई ऑफ बार होना चाहिए, ठीक है। 44 क्वेश्चन में स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स पूछा गया है। तो ये 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसे mm में कन्वर्ट कर देगा तो 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm ये हो जाएगा, ठीक है। 45 क्वेश्चन में पूछा गया है मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक्स पूछेगा आप सभी से, तो 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 46 नंबर ऑफ ब्रिक्स इस 1 MQ, यानी कि 1 MQ में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज़ होते हैं, तो 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज़ हो जाएंगे। ये डायरेक्टली आप सभी से पूछेगा इंटरव्यू व्यूवर। नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 230 mm
ब्रिक वर इन 1 क्यूबिक मीटर, तो कितने यूज़ होंगे 496 ब्रिक्स इंक्लूडिंग वेस्टेज। तो 230 का ब्रिक है तो 1 क्यूबिक मीटर में कितने यूज़ होगा 496 ब्रिक्स होगा यूजिंग वेस्टेज। ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 115, यानी कि आपका जो 4 इंच का वॉल होता है उसमें कितने 1 स्क्वायर मीटर में कितने ब्रिक्स यूज़ होंगे, तो आपका यहाँ पे 56 ब्रिक्स यूज़ होगा 1 स्क्वायर मीटर में। ठीक है। और 1 फीट में पूछा है एक स्क्वायर फीट में कितना यूज़ होता है, तो ये लगभग आपका 5 होता है, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आप सभी से क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से भी। ठीक है। आगे हम चलेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 8 to 12 kg ऑफ बाइंडिंग वायर यूज पर मीट्रिक टन ऑफ स्टील, यानी कि 1000 किलो में आपको 8 से 12 किलो बाइंडिंग वायर यूज करना है। ठीक है। ये आप सभी से पूछा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन में सीमेंट इंग्रेडिएंट्स आप सभी से पूछा है आर बर्न्ट एट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि 1400 डिग्री सेंटीग्रेड जो सीमेंट आप मिलाते हो मिक्स करके बनाते हो तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको कितने टेम्परेचर पे बर्न करते हैं 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है। 51 क्वेश्चन नंबर है आपका 1 BHK स्टैंड फॉर, यानी कि 1 BHK का फुल फॉर्म पूछा गया है तो 1 बेडरूम 1 हॉल और 1 किचन हो जाएगा। ठीक है। ऐसे 2 BHK पूछेगा तो 2 बेडरूम 1 हॉल और 1 किचन हो जाएगा। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया शॉर्ट कॉलम फॉल इन क्रशिंग, यानी कि आपका जो शॉर्ट कॉलम जो होता है वो क्रशिंग में फेल होता है। ठीक है। क्रशिंग में। वही लॉन्ग कॉलम की बात करेगा तो किस में फेल होता है, वो बकलिंग में होता है, यानी कि बकल हो जाता है वो एक तरह से। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सभी चीज़ें। 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरमीडिएट कॉलम फॉर कैन फेल बोथ इन बकलिंग एंड, जो इंटरमीडिएट कॉलम होते हैं वो दोनों में फेल हो जाते हैं, बकलिंग और क्रशिंग दोनों में। ठीक है। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन नंबर सीमेंट सैंड एग्रीगेट जो होता है उसका रेशियो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए अलग अलग होता है, वो आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। मैं सभी को बता देता हूँ एक बार। तो M7.5 के लिए आपका सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का रेशियो होता है 1:4 और 8 होता है। M10 के लिए होता है 1:3:6 होता है। M15 के लिए होता है 1:4 होता है। M20 के लिए होता है 1:3 होता है, यानी कि 1:1.5 और 3 होता है। ये क्या होता है आपका नॉमिनल मिक्स होता है, ये सिंपली आप इसको मैनुअली मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे डिज़ाइन मिक्स होता है M25 M30, ये मतलब M25 से जो इतने भी ऊपर होते हैं ये सारे डिज़ाइन मिक्स होते हैं। ठीक है। यानी कि इसको वेट करके हम क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, ये आपका बैचिंग प्लांट से मिक्स होकर आता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए M का मतलब क्या होता है मिक्स होता है, और जो यहाँ पे 7.5 लिखा गया है या 10 लिखा गया है या 15 लिखा है या 20 लिखा है, ये क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है। तो ये आफ्टर 28 डेज़ के बाद गेन होता है। तो 7.5 के लिए क्या होता है 7.5 न्यूटन पर mm²। ठीक है। इसको मेगा पास्कल भी बोल देते हैं, पास्कल भी बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है सेग्रीगेशन क्या होता है। तो सेग्रीगेशन इज सेपरेशन ऑफ, जो एग्रीगेट होता है जो वो अलग हो जाता है। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे कुछ बताया गया आप सभी को, दिस इज कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो। आप इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो जो मिक्स करते हो तो उसमें क्या होगा सेग्रीगेशन के चांसेस होते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट पे है आपको सपोज डेट 1.5 मीटर से आप क्या करते हो फॉलिंग करवाते हो, तो इसमें भी आपके सेग्रीगेशन हो जाता है, यानी कि जो आपकी गिट्टी होती है यानी कि एग्रीगेट होती है वो अलग हो जाती है आपके मिक्सर से। ठीक है। आपको सैंड अलग हो जाएगा और गिट्टी अलग हो जाएगा, सैंड और वाटर का सीमेंट का रेशियो जो होता है वो अलग हो जाएगा, और जो आपका एग्रीगेट होगा वो अलग हट के चला जाता है, तो वो उसमें क्या होती है, इसी को हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब एक तरह से ब्लीडिंग हो जाना, आपके अंदर ब्लीडिंग होता है यानी कि रक्त बह जाना। तो जैसे कंक्रीट के अंदर क्या होता है ब्लीडिंग का मतलब होता है जो आपका व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रेश मेड कंक्रीट, जो आप कंक्रीट मिक्स करके लाए हो जो वाटर जो होता है वो बाहर चला जाता है, यानी कि ब्लीडिंग होने लगती है। वाटर मतलब सीमेंट की बात कर रहा है, वाटर सीमेंट जो होता है ये बाहर निकलने लगती है। ठीक है। तो इसको ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 58
रिटार्डर क्या होता है? इट इज़ एन एडमिक्सर एडेड टू कंक्रीट विच कीप्स कंक्रीट वर्केबल फॉर लार्जर टाइम। मतलब एक तरह का एडमिक्सर होता है जो कंक्रीट को वर्केबल बनाता है लॉन्गर टाइम के लिए, मतलब ज़्यादा समय के लिए। सपोज आप जैसे आरएमसी की गाड़ी जो आती है, पंचर हो गई या कुछ रास्ते में कोई ट्रैफिक लग गया तो उसको ज़्यादा देर तक वर्केबल बनाने के लिए उसमें रिटार्डर यूज़ करते हैं ताकि वो सेट ना हो, यानी कि सेटलिंग टाइम उसका बढ़ा देते हैं। ठीक है। इट इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, देखो सेम बात यहाँ पे कहा गया है, इट इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। इस मतलब रिटार्डर की बात करें क्या क्या होता है, जैसे शुगर होता है और जिप्सम होता है। अब दूसरे नंबर पॉइंट पे आप सभी को यहाँ एक्सेलरेटर के रूप में, मतलब कि जल्दी सेट करने के लिए क्या उसमें मिलाएंगे, तो Ca कैल्शियम क्लोराइड उसमें मिलाओगे तो आपके क्या होगा, एक्सेलरेट का काम करेगा, जल्दी उसको सेटलिंग टाइम घटा देगा। ठीक है, जल्दी सेट करेगा। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, डिफ्लेक्शन मीन्स टेम्प्रेरी डिप्लेसमेंट। तो डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? टेम्प्रेरी कोई भी यहाँ बीम है या कॉलम है उसमें क्या होता है, टेम्प्रेरी डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि वो दोबारा अपने स्थान पे वापस उसको किया जा सकता है उसको। ठीक है। अगर डिफॉर्मेशन की बात करेगा तो कम्प्लीटली क्या होगा, वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा अपने स्थान से, यानी उसको दोबारा उस स्थान पर नहीं कर सकते, उसको उस पोजीशन में नहीं ला सकते हो, तो उसका मतलब होता है डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाएगा आपके इंटरव्यू में। ठीक है। नेक्स्ट है 61 में वाटर सीमेंट रेशियो की बात कर रहे हैं, तो सीमेंट ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, सीमेंट रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो का फॉर्मूला है वाटर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये 0.4, ये वेरी भी करता है। ठीक है, अलग अलग डिजाइन मिक्स के लिए वेरी करता है, जैसे जैसे आप ग्रेड बढ़ाओगे आपका वाटर सीमेंट रेशियो कम होता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 62 है। ओपीसी ऑर्डिनरी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसको बोलते हैं, ये जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए आपका ओपीसी यूज होता है, जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है, डैम्स, अबेंडमेंट और रिटेनिंग वॉल जो होता है, इसमें हम पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, सल्फेट SRC जिसको हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बोलते हैं। ये मरीन स्ट्रक्चर प्रोन और सल्फेट अटैक, मतलब कि जो मरीन स्ट्रक्चर होता है इसमें यूज़ करते हैं। ये किस लिए, जो सल्फेट अटैक होता है उसको हम रोकने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 63 क्वेश्चन के नंबर ग्रेड्स ऑफ, हम ओपीसी की बात करेंगे। अलग अलग ग्रेड्स के ओपीसी आते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो आते हैं अलग अलग ग्रेड के आते हैं, उस ग्रेड को देख लेते हैं 33, 43 और 53। ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके स्ट्रेंथ कितने दिनों में कितना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तो 3 डे में जो 33 वाले ग्रेड के हैं वो 16 न्यूटन पर मीटर mm², और 43 वाले 23 न्यूटन पर mm², और 53 ग्रेड का जो होता है ओपीसी वो 27 न्यूटन पर mm² गेन करता है। आफ्टर 7 डेज ये गेन करता है, आप सभी देख सकते हैं 22, 33 और 37। आफ्टर 28 डेज क्या होता है, मतलब अपने फुली स्ट्रेंथ को गेन कर लेते हैं। ठीक है, 33 न्यूटन पर mm², 43 न्यूटन पर mm² और 53 न्यूटन पर mm²। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसे लगे आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट के बताइएगा, और कहीं भी आप सभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो इस वीडियो को देख कर जाइएगा, आपको कहीं कुछ ना कुछ यहाँ से हेल्प मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए।